गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश किस्सा कुर्सी का। और बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही हिंसक घटनाएं भी तेज होती जा रही हैं। बंगाल चुनाव में इस बार टीएमसी और बीजेपी में सीधी टक्कर है। बीजेपी और टीएमसी दोनों की ही जोर शोर से चुनावी प्रचार की जो तारीखें हैं, जो प्रक्रिया है, बढ़ गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें और मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बुधवार की शाम हावड़ा में बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के रोड शो में तनाव और बवाल हो गया। बीजेपी ने टीएमसी पर रोड शो को बाधित करने का आरोप लगाया है। खुद शुवेंदु अधिकारी भी आपा खो बैठे। हालांकि वक्त रहते हालात संभाल लिए गए, लेकिन दूसरी कुछ जगहों पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटना भी सामने आई है। हिंसक झड़पें भी हुई। तो क्या जानबूझकर चुनाव से पहले बंगाल में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आप उस रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी समझ सकते हैं। ग्राम और भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी गुस्से में हैं। हावड़ा में बीजेपी के रोड शो के दौरान तनाव और बवाल के हालात बन गए। 15 अप्रैल को हावड़ा के बाली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह के समर्थन में शुवेंदु अधिकारी 5000 समर्थकों के साथ रोड शो कर रहे थे। बीजेपी के काफिले के गोस्वामीपुरा इलाका पहुंचते ही टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अचानक से जय बंगला के नारे लगाने शुरू कर दिए। बीजेपी का आरोप है कि रोड शो को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बाधित करने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के झंडे लहराने शुरू कर दिए, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। धक्का मुक्की शुरू हो गई। बवाल बढ़ते ही शुवेंदु अधिकारी भड़क उठे। गुस्से में उन्होंने चोर चोर कहना शुरू कर दिया और टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ जैसे नारे लगाए। बवाल बढ़ते ही मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन और केंद्रीय बलों ने हालात बिगड़ने से पहले स्थिति को संभाला। शुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि शुवेंदु की रैली में तनाव, टीएमसी पर आरोप। करीब 5000 समर्थकों के साथ रोड शो कर रहे थे। बाली में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे। कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उकसावे वाली हरकत की, जानबूझकर नारेबाजी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे पहले सियासी माहौल गरमाने लगा है। मंगलवार को पूर्वी कोलकाता के ढापा इलाके में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। मंगलवार को भिड़े टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता। एमटाली में बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका ठिब्रेवाल के चुनाव प्रचार में हंगामा। चुनाव प्रचार के दौरान लाउड स्पीकर पर गाना बजाने को लेकर विवाद। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प। गाने को लेकर विवाद हाथापाई में बदला। मारपीट में टीएमसी का एक कार्यकर्ता घायल। हिंसा में कुछ महिला पुलिसकर्मियों को आई चोटें। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका ठिब्रेवाल ने टीएमसी पर डराने धमकाने की कोशिश का आरोप लगाया। प्रियंका ने स्थानीय पुलिस पर भी सही एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़पें बढ़ती जा रही। उत्तरी इलाके में वराहनगर में भी बीजेपी उम्मीदवार ने टीएमसी पर कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप लगाया। भवानीपुर में कथित तौर पर शुवेंदु अधिकारी का पोस्टर फाड़े जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इधर टीएमसी बीजेपी के आरोपों को खारिज कर रही है। एक तरफ नेताओं के बयान से सियासी माहौल गरमा रहा है, तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में मारपीट और हाथापाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, आपने रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल समझी कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया के दौरान अब चीजें बदल रही हैं। हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 5 सालों में बंगाल हिंसा का एक रोड मैप आपके लिए लेकर आए हैं। ग्राफिक के जरिए दर्शकों आपको समझाएंगे और बताएंगे। और फिर देखिए उन जिलों का नाम भी जहां पर यह हिंसा चरम पर रही है। जी हां, बिग वॉल पर आपको ग्राफिक्स दिखाने जा रहे हैं मैप के जरिए। यह पश्चिम बंगाल का मैप है। शुरू करते ऊपर से कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, नादिया, झारग्राम, संदेशखाली, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर बीते 5 सालों में जमकर हिंसा हुई है। चुनावों के दौरान यहां हिंसा बहुत सामान्य है। हिंसा होती है, कभी पोलिंग बूथ फूंक दिए जाते हैं, कभी वोटर्स पर हमला होता है, कभी टीएमसी के कार्यकर्ता, कभी बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं, बम पटके जाते हैं, ग्रेनेड फेंके जाते हैं। कई जगहों पर तो हत्याओं का मामला सामने आया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वहां पर जाती है, बावजूद इसके हिंसा वहां पर कंट्रोल होने का नाम नहीं लेती है। जी हां, आगे बढ़ते हैं दर्शकों। ये तो वो जिले थे जहां पर हिंसा सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। और यहां पर अमूमन वोटर इसीलिए निकलता नहीं है और इसीलिए स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि आने वाले वक्त में जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि सुबह तड़के जाकर वोट कर आ जाइए, ताकि दिक्कत ना हो। क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता रहता है, हिंसा की घटनाएं बढ़ती रहती हैं। और तड़के अगर आप सुबह वोट डालकर चले आए हैं तो आपको फायदा होगा। जी हां, रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रैनिक,
बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो रक्त चरित्र है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कभी कोई ऐसा चुनाव नहीं गया, इवन ब्लॉक लेवल के चुनाव में भी वहां पर हत्याएं हुई हैं, बमबाजी होती है। विधानसभा लोकसभा का चुनाव कभी भी हिंसा मुक्त नहीं रहा। रैनिक। हाँ, एकदम देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव में कभी भी कोई भी चुनाव हो वो शांतिपूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि किसी न किसी जगह पर हिंसक का घटना जो है वो देखने को मिला है। 2021 साल में अगर देखा जाए तो 2021 साल में जिस तरीके से ड्यूरिंग पोल वायलेंस हुआ था, उसी तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस का घटना भी हुआ था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल का घटना में बहुत सारे लोगों का, करीब 100 के ऊपर लोगों का मौत भी हुआ था। इस तरीके का तस्वीर भी पश्चिम बंगाल देखे हैं। 2024 का अगर बात किया जाए तो 2024 में भी चुनाव के दौरान लगातार हिंसा का घटना सामने आया है पश्चिम बंगाल में। और ड्यूरिंग इलेक्शन के साथ साथ ही पोस्ट पोल वायलेंस भी पश्चिम बंगाल में बहुत सारे बार देखने को मिला है। यानी आप जिस तरीके से मैप दिखा रहे थे, मेनली अगर देखा जाए तो हिंसा का घटना मेनली होता है नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, कोचबिहार, ये जो नॉर्थ बंगाल का हिस्सा है, इस जगह पर है सबसे ज्यादा हिंसा का घटना जो है वो रिपोर्टेड हुआ है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोलकाता भी इसमें कमी नहीं जाता है, क्योंकि पिछले चुनाव में 2021 साल का अगर चुनाव का बात किया जाए तो 2021 साल का चुनाव में भी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वायलेंस का घटना हुआ था, कोलकाता में भी उस तरीके का तस्वीर देखने को मिला था। आपको याद होगा कि अभिजीत जो बीजेपी कर्मी ठीक थे, है रैनिक, आप घर से साथ रहिएगा। रैनिक प्लीज स्टे विथ मी, कंटेंट और भी दर्शकों को बताएं और उसके बाद हम इस पर चर्चा भी करें। जी हाँ, हिंसा वाले इलाकों में 2021 के नतीजे भी लेकर हम दर्शकों आपके लिए आए हैं, वो भी आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे और उसके जरिए समझिए कि जिन इलाकों में हिंसा हुई है वहां पर वोट परसेंटेज क्या रहा है, कितने वोट मिले। आपके स्क्रीन पर वो नतीजे मैं दिखा रहा हूं। हिंसा वाले इलाकों में 2021 के नतीजे आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुल सीटें जो हिंसा वाले इलाके थे, जो 5-7 जिले हमने शुरू में आपको मैप के जरिए बताए, उसमें 76 कुल सीटें थी। बीजेपी के खाते में 22 गई, टीएमसी के खाते में 54 गई। हिंसा बहुल इलाका होने के बावजूद टीएमसी के नंबर ज्यादा हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो हिंसा हो रही थी, क्या वो टीएमसी प्रायोजित थी? क्या जो हिंसा हो रही थी बीजेपी वोटर्स को वोट नहीं करने देने के लिए हो रही थी, या बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे थे, इसकी वजह से टीएमसी को ज्यादा वोट मिले हैं? रैनिक मेरे साथ लगातार बने हुए। रैनिक, हम 75-76 जिलों की चर्चा यहां पे कर रहे हैं और अब उसमें देखा जाए तो जिन इलाकों में हिंसा हुई है वहां पर टीएमसी के नंबर ज्यादा हैं बीजेपी के मुकाबले। हाँ, एकदम जगह पर ये हिंसा का घटना, ये जो 76 सीटों का अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये 76 सीटों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट जो है वो तृणमूल कांग्रेस को मिला था। और ये वोट के दौरान बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप है कि ये जो हिंसा का घटना जो हुआ था, ये घटना पूरा प्री प्लान था। और हिंसा का घटना के वजह से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो बीजेपी कर्मियों हैं उनको वोट देने पर भी रोका गया था, उनको डराया गया था। और लोगों का डर के वजह से तृणमूल कांग्रेस इस जगह पर सबसे ज्यादा वोट उनको मिला था। क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे आप देखा रहे थे कि 76 सीटों के अंदर 22 सीट में बीजेपी का जीत हुआ था। बाकी जो सीट्स है उस जगह पर तृणमूल कांग्रेस का जीत हुआ था। और बीजेपी का आरोप है कि जिस जगह पर तृणमूल का जीत हुआ है उस जगह पर वोट ही नहीं हुआ है। सही तरीके से वोट जो है वो वोट तृणमूल कांग्रेस जो कर्मियों हैं उनकी तरफ से नहीं देते दिया गया है। जो आम जनता है वो आम जनता डरे हुए थे, आम जनता घर से बाहर आके वोट भी नहीं डाले थे। इस तरीके का माहौल जो है वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तैयार किया गया था। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल दूसरी जगह पर आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर। रैनिक, आज तो बहुत हैरान करने वाली तस्वीर आई। शुभेंदु अधिकारी भी अपना आपा खो दिया उन्होंने, वो भी गुस्सा हो गए थे रैली के दौरान, उनका चेहरा भी तमतमाया हुआ था। ठीक है रैनिक, आप साथ रहेगा। इस बीच हिंसा वाले इलाकों में किसको कितनी सीटें आई हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा और ये भी आपको देखना समझना चाहिए। हम यहाँ पर पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल को ट्रैक कर रहे हैं। मैप देखिए, एक बड़ा मैप आपके लिए लेकर आए। हिंसा वाले इलाकों में किसको कितनी सीटें मिली हैं, ये 2021 के नतीजे आपके स्क्रीन पर हैं। कूच बिहार में 9 सीटें थी, जहां पर बीजेपी के खाते में 7 गई, टीएमसी को 2 मिली। मालदा आते हैं, 12 सीटों पर लड़ाई हुई, 4 बीजेपी के खाते में, 8 टीएमसी के खाते में। बीरभूम और आगे बढ़ते हैं, 11 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 टीएमसी के खाते में 10। झारग्राम में 4 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ाए गए, बीजेपी के खाते में 0, टीएमसी के खाते में 4 सीटें गई। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में आते हैं 22 सीटें और 22 सीटों में 2 बीजेपी, टीएमसी को 20। नादिया 17 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, बीजेपी के खाते में 8, टीएमसी के खाते में 9। इसके अलावा संदेश खाली बहुत विवादित रहा, जहां पर बहुत तरह तरह के आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं नेताओं पर लगते रहे।
वहां पर बीजेपी के खाते में 0, टीएमसी के खाते में 1, संदेशखाली में 1 ही सीट थी और वहां टीएमसी जीत कराई। ये मैप समझिएगा कि हिंसा वाले इलाकों में, ज्यादातर इलाकों में, अगर कूच बिहार को छोड़ दें, इसके अलावा बाकी सारे इलाकों में टीएमसी ही 20 दिखाई दे रही है। बीरभूम में टीएमसी को 10, झारग्राम में 4, मालदा में 8, मुर्शिदाबाद में 20, 2 बीजेपी के खाते में गई। कूच बिहार में बीजेपी सिर्फ आगे चल रही थी क्योंकि वो जो इलाका है वो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन समझिए कि हिंसा वाले इलाके में होने के बावजूद ये नंबर्स बहुत इंटैक्ट हैं। रैनिक दत्ता मेरे साथ बने हुए, मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी कर रहे हैं और वो रोज एक रिपोर्ट भी भेजते हैं जिसके जरिए वहां का हालत हाजरा हम समझते हैं। रैनिक, अब सरकार बार बार आरोप लगाती है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार आरोप लगाती है कि पश्चिम बंगाल में इतनी हिंसा होती है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, स्टेट डेवलप नहीं कर रहा है, वहां पर तुष्टीकरण हो रही है, मुस्लिम जो समुदाय है उसके लिए, मदरसों के लिए ज़्यादा बजट आवंटन हो रहा है। लेकिन ये बहुत बहुत क्रूशियल है रैनिक कि जहां जहां पर हिंसा होती है बीजेपी के नंबर्स कम होते हैं। बीजेपी बार बार ये अपील करती है कि हिंसा हो रही है, हिंसा हो रही है, हिंसा हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्या वोटर्स वहां के, क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स में तो दिखाई दे रहा है कि टीएमसी से लोग बहुत परेशान हैं। हाँ देखिए, परेशान के अलावा लोग डरे हुए हैं क्योंकि 2021 हो 2024 हो, जिस तरीके से लगातार हिंसा का घटना पश्चिम बंगाल में हुआ है उसमें लोग डरे हुए हैं। जैसे कि आप मैप दिखा रहे थे, उस मैप में सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट आपको बताऊंगा कि ये जो कोच बिहार का बात बोल रहे थे, जिस जगह पर 9 सीटों के अंदर 7 सीट बीजेपी को मिला था, 2 सीट टीएमसी को मिला था। मगर जो 2 सीट कोच बिहार जो लोकसभा क्षेत्र है उस जगह में, जो 9 विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो 2 सीट तृणमूल कांग्रेस को मिला था, उस 2 जगह पर ही हिंसा का घटना सबसे ज्यादा हुआ था। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जगह है दीनहाटा, कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट में दीनहाटा जो ब्लॉक है उस जगह का सीट का अगर बात किया जाए, वो सीट तृणमूल के खाते में आए थे और उस जगह पर ही जो बीजेपी कैंडिडेट है उनको फेंक कर पीटा गया था। इस तरीके का माहौल जो है वो पश्चिम जी, बंगाल का चुनाव में तैयार हुआ था। यानी आप देखेंगे कि जिस तरीके का ये वोट शेयर जो आप दिखा रहे थे उसमें एक बात साफ हो गया है जी, जिस जगह पर हिंसा का घटना ज्यादा हो रहा है उस जगह पर तृणमूल कांग्रेस का सीट उसी जगह पर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज हो रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो डर का माहौल वो आम जनता के मन में बस चुका है। आम जनता बिल्कुल इलेक्शन रैनिक, ये के डर दिन ही में है। डर बहुत रहे हैं। क्रूशियल बात आप कह रहे हैं, पॉइंट टेकन रैनिक, प्लीज स्टे विथ मी। हिंसा वाले जो इलाके हैं वहां पर जातीय समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों, वो भी बहुत क्रूशियल आपको बताना है, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि वहाँ हिंदू, मुस्लिम और अन्य जो वोट बैंक है जाति के आधार पर उनका क्या स्थिति है। आपकी स्क्रीन पर वो आंकड़े हैं। बंगाल चुनाव हिंसा वाले इलाकों में जातीय समीकरण बता रहे हैं। जिला मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम। मुर्शिदाबाद में हिंदू 33% के थोड़ा सा ज्यादा है, मुस्लिम करीब 66% है और अन्य की संख्या करीब करीब आधा फीसदी है। मालदा में देखिए तो हिंदुओं की संख्या करीब करीब 48% है। बीरभूम में करीब 63% है। वहीं मुस्लिमों की बात करें मालदा में तो 51.27% और बीरभूम में जो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है वो करीब 37.06% है। और जबकि अन्य की बात करें तो अभी भी आधा फीसदी के आसपास है। लेकिन बहुत क्रूशियल डेटा देखिए, मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम है। हिंदू कितने? उसके ठीक आधे। मालदा में 51% मुस्लिम है। यहां पर मालदा में जो हिंदू हैं उनका परसेंट करीब 4 से 5% का फर्क है। बीरभूम में 62% है। यहां पर मुस्लिम मतदाता कम है। और बीरभूम का जो वोट पैटर्न हम आपको दिखा रहे थे दर्शकों, वो वोट पैटर्न क्या डर की वजह से वोट में कन्वर्ट नहीं होता? क्या बीजेपी के वोटर्स वोट डालने नहीं जाते क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता उनसे मारपीट करते हैं, दंगा करते हैं, हत्याएं हो रही हैं, बम पटके जाते हैं, लोगों को मारा जाता है, पोलिंग बूथ जला दिए जाते हैं, घरों पर हमले होते हैं? रैनिक, जिन इलाकों में हिंदू वोटर्स ज्यादा हैं वहां पर भी दिक्कतें हैं, वहां पर भी वो वोट क्या कन्वर्ट नहीं हो रहा है डर की वजह से? देखिए हिंदू वोटर ज्यादा होने पर भी प्रॉब्लम दूसरा जगह पर हो रहा है क्योंकि बीरभूम जिस जगह का आप बात कर रहे हैं, बीरभूम में इलेक्शन जो होता है ना वो दूसरे तरीके से होता है। तृणमूल कांग्रेस का जो लीडर है अनुब्रत मंडल, उसका नाम अगर सामने ले आया जाए तो उसका नाम पे एक बात सामने आएगा कि हिंसा का घटना के साथ लगातार अनुब्रत मंडल का जोग जो है वो पश्चिम बंगाल से दिखते हुए निकल आया है। बीरभूम जिला में जो भी इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन में
किसी भी जगह पर हिंसा का घटना हो उसमें अनुब्रत मंडल जो है टीएमसी लीडर, उनका नाम सामने आया है, उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आया है। और इसी वजह से बीरभूम में जब चुनाव होता है उस चुनाव में एक डर का माहौल ऑलरेडी तैयार होके बैठा ही है। लोग डरते हैं, लोग वोट देने के लिए निकलने में डरते हैं, क्योंकि आप अगर वोटर टर्नआउट देखेंगे तो आप देखेंगे कि सुबह जब इलेक्शन चुनाव चालू होता है, उस चुनाव चालू होने का करीब 2 से 3 घंटे तक वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा रहता है। जितना टाइम जाता है उतना ही वोटर टर्नआउट जो है वो धीम होते होते नजर आया है। और अगर देखेंगे तो सुबह 12 बजे के आसपास ही मैक्सिमम वोटर टर्नआउट जो है वो देखने को मिलता है। मगर 12 बजे से लेकर शाम तक, यानी जब तक वोट खत्म ना हो जाए, उस टाइम में जो वोटर टर्नआउट वो ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है। तो इसमें एक बार स्पष्ट हो जाता है कि जो बीरभूम का जो जनता है वो जनता सुबह सुबह वोट देकर चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि टाइम जितना जाएगा हिंसा का घटना हो सकता है। बीरभूम में एक भय का जो वातावरण वो तैयार होकर बैठे हैं। और इसी वजह से बीरभूम को भी इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से एकदम रेड जोन मार्क किया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्पेशली बीरभूम जिला का जो भी सीट से उसको हाई अलर्ट सीट जोन डिक्लेयर किया गया है। उसमें ज्यादा से ज्यादा जो ठीक है सेंट्रल फोर्सेस का टीम उनको डिप्लॉय करने का बात भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। ऑलराइट अनिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। अनिक, आप ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल दोबारा आपका रुख करेंगे, इस बीच आगे बढ़ते हैं, बात महिला आरक्षण विधेयक की करते हैं। जी हाँ, महिला आरक्षण बिल और परिसीमन समेत संसद के विशेष सत्र में 3 बिल पेश कर दिए गए हैं। 3 दिनों के लिए बुलाए गए इस विशेष सत्र में, स्पेशल सेशन में कोशिश तीनों बिलों को पास कराने की है। महिला आरक्षण और परिसीमन संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष विरोध जता रहा है। बंगाल में टीएमसी भी इसे बीजेपी पर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश बता रही है। जी हां, महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल महिलाओं को अधिकार देने के लिए, सुनिए, हम भ्रम में न रहे, हम उस अहंकार में न रहे, और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। जी हां, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। महिला आरक्षण बिल और परिसीमन को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विरोध करने वालों को लंबे वक्त तक इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रासरूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। तो आज लोकसभा में इस चर्चा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए तो उन्होंने बहुत सारे फायदे भी गिनाए और बताया किस तरह से नारी अब सशक्त बन रही है। इस बीच बंगाल चुनाव में महिला आरक्षण बिल सियासी मुद्दा बन चुका है। हालांकि यह बिल तकनीकी रूप से 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू होना है, लेकिन विशेष कर विपक्ष इसे सत्र में जल्दी लागू करने की आवाज उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि महिला आरक्षण बिल के जरिए बीजेपी बंगाल चुनाव में राजनीतिक लाभ यानी फायदा लेना चाहती है। बंगाल में महिला मतदाता साइलेंट वोटर मानी जाती है, लेकिन जिनकी भूमिका निर्णायक मानी जाती है वो बहुत अहम है। आपको बताते हैं कि महिला वोटर को साधने के लिए टीएमसी और बीजेपी की रणनीति आखिर क्या है। ममता बनर्जी के लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने महिलाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ बनाई है। टीएमसी इस बिल को एक चुनावी स्टंट बता रही है और तर्क ये दे रही है कि उन्होंने पहले से ही महिलाओं को अधिक टिकट दिए हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में इस महिला आरक्षण बिल को महिलाओं का सम्मान बता रहे हैं। बीजेपी का लक्ष्य लक्ष्मी भंडार के प्रभाव को इस बड़े संवैधानिक अधिकार और आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले के जरिए महिला सुरक्षा के मुद्दों को जोर शोर से उठाने की कोशिश भी है। जी हां,
तो देखिए किस तरह से अब महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार ने कमर कस ली है। तीनों विधेयक पेश कर दिए गए हैं, तीनों संशोधन विधेयक पेश कर दिए गए हैं। अब इस पर चर्चा 10 से 12 घंटे चर्चा होनी, 3 दिन का विशेष सत्र चलेगा। कल शाम को 4 बजे के आसपास वोटिंग कराने जा रही है सरकार। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष इसे अभी लागू करने की बात कर रहा है, सरकार 2029 की बात कर रही है। फिलहाल राजनीति में लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, जो कि अभी 14% के आसपास है। लोकसभा जो सीटें हैं, जो संसद में सीटें हैं, वो 543 से बढ़कर 850 हो जाएंगी। दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य हैं जहां पर सीटों की संख्या घट जाएगी, बढ़ जाएगी। एम.के. स्टालिन ने परिसीमन विधेयक, संशोधन विधेयक की प्रति जलाते हुए कहा कि सरकार साजिश कर रही है, क्योंकि अभी जो परिसीमन लागू है वो 2011 की जनगणना के मुताबिक है। इससे पहले 71 में जनगणना हुई, डिलिमिटेशन 1972 में किया गया। उसके बाद से लगातार सतत ये प्रक्रिया चली आ रही। सरकार का कहना है कि आबादी के हिसाब से नेताओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और अगर ये प्रतिनिधित्व उसके हिसाब से मिलता है तभी सही सलीके और तरीके से राजनीति हो पाएगी। आपको जम्मू कश्मीर का परिसीमन याद होगा कि परिसीमन के बाद बहुत सारी सीटें जो श्रीनगर की थी, कश्मीर की थी, वो जम्मू में जुड़ गई, क्योंकि जम्मू की आबादी ज्यादा थी। इस बीच संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल के साथ ही परिसीमन विधेयक भी पेश किया गया। टीएमसी समेत विपक्षी परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। परिसीमन को लेकर टीएमसी के आरोप हैं कि बीजेपी जो तर्क दे रही है वो गलत है। अब जरा वो तर्क भी मैं आपको बता देता हूं, वो तर्क क्या है। जी हाँ, टीएमसी कह रही है महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन बिल आ रहा है। बीजेपी कह रही है परिसीमन संवैधानिक जरूरत और निष्पक्ष लोकतंत्र का एक मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। टीएमसी आगे कहती है परिसीमन बिल से बंगाल को विभाजित करने का आरोप टीएमसी लगा रही है। बीजेपी का इस पर कहना है कि बीजेपी परिसीमन को प्रशासनिक सुधार बता रही है, किसी को अलग नहीं करना, प्रशासनिक सुधार है। टीएमसी आगे कहती है केंद्र पर बंगाल को भौगोलिक रूप से विभाजित करने का आरोप वो लगाती है। परिसीमन से समान प्रतिनिधित्व की बात बीजेपी कह रही है कि हम समान प्रतिनिधित्व की बात करें। उधर टीएमसी का पक्ष क्या है, केंद्र की विभाजनकारी राजनीति है ये, और बीजेपी विभाजनकारी राजनीति कर रही है। लेकिन बीजेपी क्या कहती है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए परिसीमन को ये जरूरी बताया है बीजेपी ने। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप है जिस पर चर्चा हो रही है। बंगाल की अस्मिता से जुड़ी क्षेत्रीय गौरव का कार्ड खेल रही है टीएमसी। बीजेपी कहती है महिला आरक्षण बिल के लिए परिसीमन को जरूरी बता रही है बीजेपी। यानी परिसीमन को लेकर जो इतनी परेशानी, उहापोह की स्थिति बनी हुई है, इसे लेकर बीजेपी भी लगातार कह रही है कि भाई परिसीमन हम इसलिए करा रहे हैं ताकि सही प्रतिनिधित्व मिल सके, निष्पक्ष तरीके से जो संवैधानिक कानून है वो लागू किया जा सके, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व मिल सके, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके, ताकि सियासत में, राजनीति में महिलाओं का वर्चस्व बढ़े, उनका प्रतिनिधित्व बढ़े। क्योंकि अभी 14% आरक्षण है और वो बढ़कर 33% हो जाएगा। 3 अहम संशोधन विधेयक सरकार ने पेश किए हैं, और इस विधेयक को अमली जामा पहनाने के लिए इस पर 2 दिन चर्चा होगी, 3 दिन चर्चा होगी, और उसके बाद इस पर कल शाम 4 बजे वोटिंग होगी। बहुत सारे राज्य जहां पर सीटें बढ़ जाएंगी, घट जाएंगी। दक्षिण में के कई राज्य हैं जहां पर नुकसान भी होगा, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर फायदा होगा। मसलन फॉर एग्जाम्पल दक्षिण को लेकर केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बात बीजेपी कह रही है, क्योंकि बहुत सारे दक्षिण के राज्य हैं जहां पर सीटें बढ़ेंगी भी, और परिसीमन आयोग में कोई बदलाव नहीं। बीजेपी ये बात करे परिसीमन आयोग ही परिसीमन का काम करेगा, सरकार का इसमें दखल कुछ नहीं। हरिवंश नारायण सिंह जो राज्यसभा के उपसभापति थे, उनको लेकर भी खबर आ रही कि वो दोबारा होंगे। और दक्षिण भारत को लेकर एम.के. स्टालिन और बाकी जो नेता हैं, उनका कहना जो इसे लेकर बीजेपी कह रही है कि वो भ्रम फैला रहे हैं। और किस्सा कुर्सी में आज के लिए फिलहाल इतना। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। यशस्वी प्रधान